हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नगरीय समुदाय के बारे में। तो जब नगरीय समुदाय की बात होती है तो अलग अलग देश अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो 1961 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार ने कहा है कि जहाँ की जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा हो और घनत्व जो हो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और 75% जनसंख्या कार्यशील हो, जो कि 15 से 59 के बीच हो और जो कि कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों में लगी हुई हो, उस क्षेत्र को हम नगर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर प्रशासनिक केंद्र जो हैं सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड वगैरह। तो ये चीज़ें जहाँ सबसे ज़्यादा हों तो उसे हम नगरीय समुदाय कहते हैं। तो नगरीय समुदाय जो है वो लैटिन भाषा के अर्बनस से बना है। नगर गांव का विरोधी रूप है जहां जनसंख्या एवं व्यवसायों की बहुलता और भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि जो नगरीय है, नगरीय शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, अर्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के अर्बनस से बना है, जो कि नगर जो है वो गांव का विरोधी होता है। यानी कि जैसे गांव में जनसंख्या कम होती है तो दूसरी तरफ नगरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। गांव में व्यवसायों की कम आपको बहुलता देखने को मिलेगी और आपको नगर में व्यवसाय ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जनसंख्या से लेकर व्यवसायों तक और श्रम विभाजन और विशेषीकरण आपको सबसे ज़्यादा नगरों में ही देखने को मिलेगा। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों में लगे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ व्यवसायों की बहुलता होती है। साथ ही जो नगरों के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो हैं, एक तो चिकित्सा, यानी कि जो भी मेडिकल सुविधाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी वो सबसे ज़्यादा आपको नगरों में मिलेगी। शिक्षा की सुविधा सबसे ज़्यादा आपको नगरों में मिलेगी। सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा जो दिखाई देंगी वो नगरों में दिखाई देंगी। और यही रीज़न है कि नगर में जो तरक्की के जो अवसर रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गांव से आने वाले लोग भी नगरों में इसी वजह से आकर रहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को या वो खुद भी अपने लिए भी अच्छा रोज़गार ढूंढ सके, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो इसलिए नगर जो होता है वो गांव के मुकाबले आपको ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। अब पढ़ते हैं नगरीय समुदाय की परिभाषा के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आती है लुईस विर्थ के अनुसार सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के वृद्ध घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। मतलब कि नगर क्या होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपको विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलेगी। लोग अलग अलग तरह के आपको लोग वहाँ देखने को मिलेंगे और व्यक्तियों के वृद्ध घने बसे हुए, यानी कि लोग इस तरीके से बसे हुए रहते हैं कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको बसे हुए दिखाई देंगे। स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है, यानी कि वो वहाँ पर ऐसी जगह पर जो है स्थायी रूप से रह रहे होते हैं। यानी कि एक तरह से आपको कम जगह पर कम इस जगह पर आपको ज़्यादा लोग रहते हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा व्यवसाय आपको देखने को मिलेंगे और लोगों में जो विभिन्नता है वो भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। फिर आती है E.A. रॉस के अनुसार ग्रामीण समुदाय सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ये जो डेफिनेशन है अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये किस विद्वान की है, तो आप इसको याद रख के रखिए कि ग्रामीण समुदाय सुझाव देता है बचाओ, यानी कि ग्रामीण जो समुदाय के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर चीज़ों दिखावे पर ज़्यादा खर्च नहीं करते। उनका जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि वो कम से कम चीज़ों में ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, यानी वो बचाने का सुझाव देता है। और नगरीय समुदाय में चूँकि सारी चीज़ें एक तरह से दिखावे के लिए ज़्यादा होती हैं, तो नगरीय जीवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने को प्रायोरिटी देता है। फिर आता है कि नगर जगत का मित्र होता है, जबकि गांव राष्ट्रव्यापी और स्वदेशाभिमानी होता है। मतलब कि नगर जगत का मित्र, नगर यानी नगर में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में होते हैं, यानी वो जगत का मित्र कहा है उसे। और गाँव राष्ट्रव्यापी एवं स्वदेशाभिमानी, मतलब कि स्वदेशाभिमानी यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने राष्ट्र के, यानी एक तरह से
एक भारतीय होने का जो वो होता है, मतलब कि अपनी मिट्टी से जुड़े हुए और प्रकृति के ज़्यादा करीब, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ये ई और रॉस की हैं और दोनों ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर आता है सोरोकिन, जिमरमैन और गेलपिन के अनुसार ग्रामीण समुदाय तालाब तथा घड़े के शांत जल के समान होता है, तो वही नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। ये भी डेफिनेशन जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ग्रामीण समुदाय तालाब तथा घड़े के शांत जल के समान होता है, मतलब कि गांव के जो लोग रहते हैं वहाँ आपको उस तरह की शांति दिखाई देगी जैसे कि तालाब और घड़े में शांत जल होता है। और दूसरी तरफ जो नगरीय समुदाय है उसमें केतली में उबलते पानी के समान आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि नगरों में जो टेंशन रहती है, लोगों के माइंड में जो टेंशन रहती है, तो उसका स्तर कुछ इस तरह का होता है जैसे केतली में पानी उबलता हो। तो ये एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको गाँव में ज़्यादा शांति सुकून दिखाई देगा और नगरों में उतनी ही टेंशन आपको दिखाई देगी। अब हम पढ़ेंगे नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? किंग्सले डेविस ने, और समर्थन ब्रिस्टीड के द्वारा किया गया था। तो डेविस लिखते हैं कि नगरों का इतिहास 8000 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। वो कहते हैं कि नगर जो हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बस ये सिर्फ 8000 वर्ष पहले हैं। पहले जो नगर थे वो सभी गांव थे, तो इनका इतिहास अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तो अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत दिया किंग्सले डेविस ने। फिर आता है परिवहन का सिद्धांत। परिवहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स कूले के द्वारा। आप बस इन्हें ऐसे याद रखिए कि उनकी परिवहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसने किया, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिद्धांत को बेस बनाकर ही पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। फिर आता है सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। सैनिक आधिपत्य का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन मार्गरेट ए मूरे ने अपनी बुक द स्प्लेंडर दैट वाज इजिप्ट में किया है। फिर आता है H.G. क्रील तथा टर्नर जो थे वो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। तो सैनिक आधिपत्य के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मार्गरेट ए मूरे, और उनकी बुक है द स्प्लेंडर दैट वाज इजिप्ट। फिर आता है आदिम गांव का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था ए क्विनीन और एलेप थॉमस ने अपनी बुक द सिटी में, और कहा कि नगर पहले गांव होते हैं और धीरे धीरे वे शहर में बदलने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि चाहे वो किसी का भी सिद्धांत हो, वो यही बात कहता है कि नगर जो है पहले गांव ही थे। वो उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शहर में बदले हुए, क्योंकि जब से औद्योगिक क्रांति आई, नए नए उद्योग लगने शुरू हुए, तभी से नगरों में फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई और धीरे धीरे उन्होंने ही शहर का रूप ले लिया, क्योंकि वहाँ आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, उन्होंने आकर काम करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वहीं बसना शुरू कर दिया, जिससे पहले गंदी बस्तियाँ बनी और धीरे धीरे फिर उनके परमानेंट मकान जो है वहाँ बनने लगे। तो इससे धीरे धीरे बस्ती बनते बनते जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बड़े बड़े नगर बनने शुरू हो गए। तो सिद्धांत भले ही किसी का भी हो, वो यही बात कहता है कि नगरों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आदिम गांव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए क्विनीन और एलेप थॉमस ने अपनी बुक द सिटी में। फिर आता है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं नेल्स एंडरसन। अब आता है उद्विकास सिद्धांत। ये जो उद्विकास का सिद्धांत है लुइस मम्फोर्ड के द्वारा दिया गया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने जो बताई थी नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, अक्सर उन 6 अवस्थाओं को बेस बनाते हुए पूछा जाता है कि ये उनके
उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया, या उनकी 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या उनकी जो अवस्थाएं हैं उसमें किसी एक का नाम लेकर पूछ लेंगे कि इस उसमें कितनी जनसंख्या उन्होंने बताई है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया लुईस ममफोर्ड ने उत्थान पतन के आधार पर, कि कोई भी गांव शहर कैसे बनता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, वो एकदम से शहर में तब्दील नहीं हो जाता, बल्कि उस एक एक गांव के शहर बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो द कल्चर ऑफ सिटीज़ ये इनकी बुक है, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया और बताया कि नगरों का विकास भी गांव से ही हुआ है। लुईस ममफोर्ड कहते हैं कि बड़े बड़े विशाल जो गांव हैं वही कालांतर में नगरों में बदल गए हैं, यानी कि जो बड़े बड़े गांव थे उनमें ही फैक्ट्रियां लगाई गई और वही फिर एक तरह से नगर में चेंज हो गए। तो लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो इस प्रकार है। एक गांव को शहर बनने में जिन जिन अवस्थाओं से या जिन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, ममफोर्ड ने वो 6 बताई हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है इथोपोलिस। ये इथोपोलिस एक तरह से संकलित गांव को हम कह सकते हैं, जैसे जहाँ से खनन शुरू हो जाता है, जैसे कि बड़े बड़े एरिया होते हैं वहाँ से खनन का काम शुरू हो जाता है, या बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक बड़ा एरिया बना दिया जाता है, तो वो इस श्रेणी में आता है। इसकी आबादी और गाँव के मुकाबले ज़्यादा होती है, जैसे कि 50,000 तक इसकी आबादी होती है। तो इसका जो एक वर्गीकरण पैट्रिक गिड्स ने भी दिया था, पैरासिटोपोलिस और द्वितीयनगर पैथोलोपोलिस, इसका ही एक तरह से सही वर्जन जो दिया है वो ममफोर्ड ने दिया है, जिसे इन्होंने पैरासिटोपोलिस और द्वितीयनगर पैथिलोपोलिस को मिलाकर ही इथियोपोलिस की इन्होंने रचना की है। फिर आता है सेकंड नंबर पे पोलिस। पोलिस एक तरह से कस्बे को कहा गया है, यानी कि जिसकी जनसंख्या 50,000 से 10 लाख तक होती है। कस्बा एक तरह से किसी गांव, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधा गांव और आधे शहर की जो क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी वो एक कस्बे के अंदर देखने को मिलेंगी, कि आपको कुछ गांव की क्वालिटीज़ दिखाई देंगी और कुछ शहर की। वहाँ धीरे धीरे आपको नए नए काम दिखाई देंगे, लोग अपने काम में लगे हुए दिखाई देंगे, अलग अलग काम दिखाई देंगे, लेकिन जो क्वालिटीज़ होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी कि एक शहर में होती है। तो एक तरह से शहर के बनने की शुरुआत हम कस्बे को कह सकते हैं, कि यहाँ से ये शहर की तरफ जाती हुई एक अवस्था आपको दिखाई देगी। तो पोलिस जो होता है उसकी वो कस्बे को कहा गया है, और 50,000 से 10 लाख तक की जनसंख्या इसकी होती है। थर्ड नंबर पे आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस कहा गया है मेट्रो सिटी को, जैसे कि जो कि कुछ ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो चुकी है लेकिन 50 लाख से कम है। तो इस तरह के जितने भी नगर उसमें आ रहे हैं वो मेट्रोपोलिस में आते हैं। तो पोलिस का ये विकसित रूप मात्र नगर बनने को तैयार होता है, जैसे लखनऊ, कानपुर आदि। 2011 की एक जनगणना हुई थी, उसमें 53 जो शहर थे उनको मेट्रोपोलिस की श्रेणी में रखा गया है। इसमें वो सभी नगर आते हैं जो कि जिनमें बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी हैं और अलग अलग तरीके से उत्पादन हो रहा है, और साथ ही जो पुराने पुराने रोज़गार हैं उनको हटाकर नए रोज़गार क्रिएट किए गए, नई मशीनें लगाई गई हैं, और यही रीज़न है कि जो रेट थे वो भी चेंज हो जाते हैं, और बड़े नगरों में जो महंगाई होती है वो छोटे शहरों या कस्बों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरह से मेट्रो सिटी में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर आते हैं। तो यूपी के जो शहर इसमें शामिल किए गए हैं वो हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद और आगरा, जो कि मेट्रो सिटी के उसमें दायरे में आ चुके हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मेगापोलिस। मेगापोलिस वो शहर होता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा होती है, और ममफोर्ड ने इस अवस्था को नगर के सभ्यता और संस्कृति के पतन की आरंभ वाली अवस्था माना है, यानी कि जहाँ से नगरों का पतन शुरू हो जाता है, जहाँ सभ्यता और संस्कृति की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो मेगा सिटी होते हैं, मेगापोलिस होते हैं। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ लोगों का जो मकसद रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना रहता है,
है और नैतिकता जैसी कोई चीज़ उनके अंदर नहीं रह जाती। और साथ ही जो यहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ लोग रह रहे होते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, कोलकाता, ये ऐसे नगर हैं जो कि मेगा सिटी के दायरे में आते हैं। और ये इसी तरह के नगर हैं कि लोगों का जो मकसद रहता है वो सिर्फ पैसा कमाना रहता है और उनके लिए अपनी संस्कृति या अपनी सभ्यता की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। यहाँ से ममफोर्ड ने कहा है कि यहाँ से नगरों का पतन शुरू हो जाता है और नगर धीरे धीरे उसकी पतन के गर्त में जाने शुरू हो जाते हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अहमदाबाद और पुणे भी इस उसमें शामिल हो गए हैं, इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। फिर आता है टेरेनोपोलिस। टेरेनोपोलिस का जो इसका दूसरा नाम विनाश का प्रतीक है। यानी कि एक तरह से जब पूंजी का इतना ज़्यादा विकास हो जाए कि लोगों को सिर्फ पैसा कमाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे, लोगों की सेहत या किस काम के घंटे या कुछ भी इसका कोई महत्व ना रह जाए, तो ये टेरेनोपोलिस की स्टेज आती है जिसमें लोगों का शोषण इतना ज़्यादा होने लगता है कि सिर्फ उन्हें एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है कि सिर्फ हमें अपने पैसा कमाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठी करनी है। तो ये विनाश का दूसरा नाम है, जहाँ से लोग जो होते हैं वो अपने प्रशासकों के खिलाफ़ या अपने जो भी उनके अगर राजशाही है तो अपने राजाओं के खिलाफ़ या जो जिस तरह की वहाँ व्यवस्था है उनके खिलाफ़ खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के जो नगर थे जहाँ इनके खिलाफ़ क्रांति हुई थी, वो इसी तरह के नगर थे कि उनमें शोषण का जो स्तर था वो उस लेवल तक पहुँच गया था कि लोगों ने इनके खिलाफ़ उठकर इनके खिलाफ़ खड़े होकर क्रांति कर दी थी। हिटलर और मुसोलिनी के जो नगर रहे थे वो इसी तरह के नगर रहे थे, टेरेनोपोलिस। फिर आता है 6th नंबर पे नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस इसे लुइस ममफोर्ड ने इसे मृतकों के नगर और ईसाइयों के कब्रगाह के रूप में इसे जाना है और कहा है कि इस अवस्था में नगर के लोगों का जीवन अर्थहीन और संस्कृति विनाशी गर्त में पहुंच जाती है। ये नगर जीवित लोगों की समाधि का रूप ले लेता है। इसका मतलब है कि जब लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य ना रह जाए और लोग जिंदा लोग भी इस तरह हों जैसे कि वो मरे हुए हों, तो वो इस उसमें श्रेणी में आएंगे, इस स्टेजेस में आएंगे कि इस स्टेज में आएंगे कि लोगों के जीवन का बिल्कुल अर्थहीन हो, उनके पास कोई उद्देश्य ना हो और अपनी संस्कृति के लिए अपने खुद के लिए भी वो कुछ ना कर रहे हों। एक तरह से जीवित लोगों की समाधि, वो लोग इस श्रेणी में आते हैं। तो हालांकि नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो उद्विकास का सिद्धांत है, जिसे कि लुइस ममफोर्ड ने दिया था। अक्सर इसकी 6 स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है और कई बार अलग अलग स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है कि मेगापोलिस में या टेरेनोपोलिस में या इथोपोलिस में कितनी जनसंख्या होती है या उसमें विकास किस तरह का होता है। तो आप इसको तैयार करके रखिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है उद्विकास का। तो ये थे नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसकी अर्थ और परिभाषा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।